Hello everyone, this is Muskan. Welcome to our channel. Today we have our founder, Mrs. Gayatri M. Chauhan, who will share her journey with all of us. To start with, GIPL को लेके आपका vision and perspective, what is it exactly? मुस्कान, मुझे एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में 25 इयर्स का है। इंटीरियर आर्किटेक्चर, सिविल कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। जैसे तुम जानती हो कि हम लोग रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल सभी तरह के प्रोजेक्ट करते हैं। तो बेसिकली GIPL को स्टार्ट करने का जो पर्पस था वो ये था कि नॉट एग्जैक्टली फॉर द मनी, वो तो ऑलरेडी है ही, वो आ ही रहा है, दैट इज़ बाय डिफॉल्ट, बट आई बिलीव इसको स्टार्ट करने का था कि कुछ अच्छा एक वैल्यू एडिशन करना है इस इंडस्ट्री में। नॉर्मली लोगों को लगता है कि कोई भी अगर एग्जीक्यूशन वर्क कर रहे हैं या डिज़ाइनर है, दैट इज़ ओनली फॉर द मेजर गुड मनी, ऐसा कुछ करने के लिए लोग इस फील्ड में आते हैं, राइट। लेकिन इसमें था कि कुछ एक अच्छे विजन के साथ इसको हम करें, सो दैट जिस भी स्पेस को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जिस क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें, सो दैट उनको भी थ्रू आउट वो लाइफ याद रहे। हाँ, एग्जैक्टली, अप्रोच अगेन एंड अगेन। एग्जैक्टली। जैसे आपने बताया कि यू आर इनटू इंटीरियर आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग, सो व्हाट एग्जैक्टली आर द मेजर सेगमेंट्स जिसमें GIPL वर्क करता है? मतलब इज इट बेसिकली द ओनली कमर्शियल वन और द रेजिडेंशियल वन और एवरीथिंग थ्रू आउट? कैन यू ब्रीफ, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? मुस्कान, सिर्फ पर्टिकुलर हम एक सेक्शन में नहीं काम करते हैं, इट इज़ वेरी वास्ट। इसमें सिर्फ हम ऐसा नहीं है कि वी डू ओनली द डिज़ाइनिंग वर्क, हम डिज़ाइन करते हैं, हम कंसल्टेंसी करते हैं और हम एग्जीक्यूशन भी करते हैं, लाइक वी डू द टर्नकी प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। और इसमें एक बहुत स्पेशल है जो मेजरली बहुत सारे डिज़ाइनर्स नहीं करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, कि वी डू प्रोवाइड कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंट ऑल्सो। यानी कि जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है, जिनको बहुत एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, वो अगर अपने किसी पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट में कहीं पे ट्रैप हो जाएं, कहीं फंस जाएं, उनको लगता है कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो हम उन्हें भी गाइड करते हैं, सो दैट वो भी अपग्रेड कर सके। एग्जैक्टली। सो मतलब हमारे यंग जनरेशन के लिए या जिनको बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है, या कुछ ऐसे लोग जिनको हुआ स्टक, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई प्रोजेक्ट स्टक है, कोई आइडिया स्टक है, सो वी कैन एग्जैक्टली, वी डू दैट। तभी इसमें हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं जो इसी इंडस्ट्री से जो रिलेटेड है, लाइक जो आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या पर्टिकुलर किसी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग इंडस्ट्री है ना। एग्जैक्टली, चेंजिंग एवरी 6 मंथ्स। एग्जैक्टली। तो क्या होता है कि जितना भी कुछ भी अपग्रेड करना है, जॉब में स्टक है, नहीं कर पा रहे, अपग्रेड करना चाहते हैं, दे कैन डू इट। तो वहाँ पे हम उन्हें गाइड करते हैं। So that's why its name na, Gayatri Inspirations Private Limited. Inspiration. Right. We want to inspire the people. Exactly. I don't know कितना कर पा रहे हैं, लेकिन we try. We try our best. Exactly. Particularly अगर हम आपकी जर्नी को हाईलाइट करें, तो आपने कैसे सोचा that you want to be a designer? What was the route? How did you thought about it? 25 years back, Muskan, it was very tough ना, इतना easy नहीं था। मतलब इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इतना डिजिटल नहीं था, तो नॉलेज नहीं थी, इतना पता भी नहीं था। लेकिन एक बस चीज़ थी कि आई डोंट वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ जो सब करते हैं वो नहीं करना था। और इनफैक्ट इसके लिए तो माय मदर इंस्पायर मी। उन्होंने मुझे कहा कि फर्नीचर डिज़ाइनिंग या इंटीरियर ऐसे वाले के लिए आपको कुछ जाना चाहिए। तो आई जस्ट ट्राई एक्सप्लोर। उसके बाद फिर मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग से बेसिकली स्टार्ट किया, फिर आई डिड माई आर्किटेक्चर, और उसके बाद करते करते आई एम हियर यू आर। एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ना। उस टाइम पे तो आई रिमेम्बर ट्रैवल नहीं होता था, मेट्रो नहीं होती थी, बहुत डिफिकल्ट था, कोई गूगल नहीं था हेल्प करने के लिए। जो एक सोर्स था दैट वाज ओनली द बुक्स, या जो लेक्चर्स हमें मिलते थे उससे हम लोग एक्सप्लोर करते थे। और कहीं ना कहीं इट वाज लाइक द मेंस वर्ल्ड। तो एक लड़की के लिए इतने सारे लोगों के बीच में करना, इट वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। बट हाँ, इसमें मेरा फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा है, तो शायद तभी मैं कर पाई। इट हेल्प्ड यू आउट। हाँ, एक्चुअली एंड आई लव माय प्रोफेशन। तो सो मैम, जब आपको क्लाइंट अप्रोच करता है फॉर एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, सो व्हाट इज द फ्लो, व्हाट इज द प्रोसेस? किस प्रोसेस से आप उनको गाइड करते हैं? देखो, कोई भी अगर हमें अप्रोच करता है ना मुस्कान, तो उसमें सबसे पहले हम मीटिंग करते हैं ऑब्वियसली, कि वो हमारे इन हाउस हो या साइट पे हो या क्लाइंट साइट पे हो। तो उसमें मीटिंग करने के बाद सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम उसको सुनते हैं कि एग्जैक्टली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहते क्या है, उसको सिर्फ पॉइंट डाउन करते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर हम इन हाउस जब हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके बबल डायग्राम बनाते हैं। राइट। उसकी ब्रीफिंग रेडी करते हैं कि एग्जैक्टली उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो स्पेस कितना बड़ा है, उस स्पेस का पर्पस क्या है,
राइट। और उसके बाद उसमें कितना हमको वर्किंग करनी है, क्या क्या नंबर ऑफ ड्राइंग हमसे क्या रिक्वायर्ड है, लाइक उसका 3D उसके करने हैं या 2D वर्किंग करनी है। और उसके बाद उसमें फिर हम उसके मूड बोर्ड्स बनाते हैं। एग्जैक्टली कि प्रेफरेंसेस के एग्जैक्टली उसकी प्रेफरेंसेस क्या, उसके बेसिस पे हम लोग मूड बोर्ड, सैम्पल बोर्ड, हमारी वर्किंग ड्राइंग, सेक्शंस ड्राइंग, फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिक, वो डिपेंड कि उसमें क्या है, तुम्हें पता ही है। तो उसमें बहुत सारी ड्राइंग्स हमारी बनाई जाती हैं। वो सब बनाने के बाद बाकी जो हमारा होता है बैक टू बैक क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन बहुत होती है। हर फेजेस पे हम क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं सो दैट उसको पता चले कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं और करेक्टली एक टाइम फ्रेम पे हम उसको रेक्टिफाई कर सकें और एग्जैक्टली जो वो चाहता है वो हम डिलीवर कर सकें। नहीं तो लास्ट में पाइल अप होने से अच्छा। एग्जैक्टली तो बहुत सारा रीडू करना पड़ता है। वो प्रोसेस तो है ही हमारा, लेकिन क्या होता है फिर एग्जैक्टली वो हम डिलीवर कर पाते हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और अल्टीमेटली दे आर हैप्पी। हाँ, और मोर ओवर वो भी रहता है, लाइक देखो हम इंटीरियर से लेके एग्जीक्यूशन सिविल तक करते हैं, हम रेजिडेंस से लेके हम इंडस्ट्रियल तक सारे प्रोजेक्ट करते हैं। तो उसमें जो क्लाइंट हैं और एज वाइज भी मैं बोलूँ, एक्सपीरियंस वाइज भी बोलूँ, रिक्वायरमेंट वाइज भी बोलूँ, वो बहुत वास्ट है, वो बहुत अलग अलग है। जैसे कि अगर रेजिडेंस होता है फॉर एग्जांपल, तो रेजिडेंस में पूरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होती है। उसमें वो घर के बच्चे भी होते हैं जो अपना रूम चाहते हैं, और घर के एजेड भी होते हैं जो अपना स्पेसिफिकेशन एक जोन चाहते हैं, और हर एक का एक रिक्वायरमेंट होता है। राइट। और कहीं ना कहीं घर बनाना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसमें बहुत सारे उनके आइडियाज, थॉट और इमेज उनके बिल्कुल हमको ऐसा चाहिए वैसा सब आपस में अपार्ट है, मतलब बहुत बहुत अलग अलग तरह के लोगों का माइंडसेट है उसमें, और सबको एक ही जगह हमें अकोमोडेट करना है। तो उसमें बहुत सारी हमें मीटिंग करनी पड़ती हैं। वो जैसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो हमारे कमर्शियल में अगर करते हैं, हम इंडस्ट्रियल कर रहे हैं, अगर हम शोरूम बना रहे हैं, तो उसमें अगर पार्टनर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो उनके साथ हम करते हैं। फिजिकल मीटिंग्स भी हम लोग करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, जूम कॉल पे भी करते हैं, डिपेंड की अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंट क्या है। लेकिन जो एक स्पेसिफिकेशन होता है कि जो भी चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जो उनका पर्सपेक्टिव है, जो हमारे हमसे उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको लास्ट तक हम प्रॉपर वैसे ही डिलीवर करें। तभी तुमने देखा है हमारा जो डिज़ाइन किया हुआ है वो और जो हमारा एग्जीक्यूशन करके है, तो उसमें हमारी पिक्स ले लो, 3Ds ले लो, वो कभी चेंज आया ही नहीं है। राइट, इवन जो 3D में इनपुट है वही आउटपुट है। एग्जैक्टली, अगर हमारा कलर पिगमेंट वो दिखता है, अगर हमारा फैब्रिक वो दिखता है, तो वही हमारे एग्जैक्टली हमारी साइड पे दिखता है। तो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उसके पीछे हम लोग बैक एंड पे लास्ट मोमेंट तक काम कर रहे होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे डिजाइन में मैम आपके हिसाब से एस्थेटिक्स के अलावा क्या जरूरी है जो उसको अच्छा बनाता है? किसी भी डिजाइन को बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक अपना होता है कि एस्थेटिक पार्ट, दूसरा होता है फंक्शनल पार्ट। एस्थेटिक पार्ट कि वो कितना ब्यूटीफुली सुंदर लग रहा है, कितना प्लीजिंग लग रहा है। फंक्शनल है कि एक्चुअली क्या जिस पर्पस के लिए हमने उसको बनाया है, क्या उसका वो पर्पस सॉल्व कर रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि यूटिलाइज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस हमारे पास कितना है, सपोज किसी का 100 स्क्वायर यार्ड है, राइट। अब उसमें किस साइज के हमारे रूम होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग कितने फर्नीचर साइज होने चाहिए, वॉशरूम हमारे कितने और कहाँ लोकेटेड होने चाहिए। तो ये सारी चीजें सो दैट जब कोई वहाँ पे रहे, जब कोई वहाँ प्रेजेंट हो, इट शुड बी कंफर्टेबल, इट शुड बी लाइक पॉसिबल कि वहाँ पे मूवमेंट आराम से हो सके, राइट, वो लाइवली रहे, वो स्पेशियस भी रहे और अच्छा भी दिखाई दे। So we even design na 25 square yards and 50 yards, मतलब so actually we have like no problem with that. So functional by default वैसे भी we provide them exactly multifunctional होना चाहिए, या जो भी it should be functional in short ना, वो functional होना चाहिए। आज तक की जर्नी में जैसे सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट या सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन आपको कभी मिली है मैम, लाइक जो जिसमें बहुत ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ा हो? मुस्कान, ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको काम करना टफ होता है या इजी भी होते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर ऐसे किसी प्रोजेक्ट का अभी मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन एक्चुअली क्या है इसमें कि बहुत सारे साइट जो इटसेल्फ है ना, हमारा जो लैंड है या प्लॉट या फ्लैट है, वो उसमें अगर कोई बहुत डीप वास्तु डिफॉल्ट होता है, बहुत पुराना कोई वास्तु डिफॉल्ट है, वो साइट स्टार्ट होने में बहुत परेशान करती है। हालांकि शायद ये तुम्हें थोड़ा अजीब लगे और सुनने में भी किसी और को कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है, ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। कुछ साइट ऐसी होती हैं जहाँ पे अगर कोई बहुत पुराना कोई वास्तु डिफॉल्ट चला आ रहा है तो वो स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगाएगी।
आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से, शायद अगर किसी ने और ने भी सुना होगा तो वो शायद जज कर पाएंगे इस चीज़ को, कि वो बहुत टाइम से एक साइट लिया हुआ है, उनका एक फ्लैट पड़ा हुआ है, लेकिन जब भी वो स्टार्ट कराने जाते हैं कभी करा ही नहीं पाते, या कभी इस प्लॉट पे हमने लेके परचेज किया हुआ है लेकिन उसको हम अच्छे से करा ही नहीं पाते, ये इतना हाफ डन होता है, यहाँ पर्टिकुलर एक लेबर प्रॉब्लम आती है, लेबर कभी रुकती नहीं है, कभी हमने इतनी बार किया है लेकिन ये फॉल्ट कभी जाता ही नहीं है, राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम है जो साइट अपने आप देती है, ये एक्चुअली वास्तु डिफॉल्ट है, ये वास्तु डिफॉल्ट है, राइट। उसको वो हील करने में, उसको ठीक करने में हमें बहुत वहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको बहुत रेक्टिफाई करना पड़ता है, तब जाके वो एक नॉर्मल साइट में कन्वर्ट होती है। इट्स सेम लाइक द डिजीज, राइट। अगर आपकी बॉडी में कोई हल्का सा कोई हेडेक है या कुछ है तो बहुत ईजिली आप उसको रिक्योर कर लेते हो, लेकिन अगर आपको बहुत पुराना, बहुत सालों से कोई माइग्रेन है या कोई और प्रॉब्लम है तो उसको आपको हील अप करके, बॉडी को अलाइन करके फिर आपको कुछ और करने में इट विल टेक टाइम। इट इज़ लाइक दिस, राइट। इसके अलावा बाकी साइट में कभी कोई ऐसा नहीं रहता, साइट ईजिली काम हो जाती है, लेकिन हाँ ह्यूमन एरर्स बहुत रहते हैं। वो अगर मैं बोलूँ कि बहुत बार लेबर से काम कराना, क्योंकि आप ये समझो ना कि जो डिज़ाइन हमारे क्लाइंट को चाहिए, राइट, क्लाइंट का IQ इज़ हेयर, लेबर इज़ हेयर, और वी आर इन बिटवीन, तो हमें जो उसको चाहिए, जो हमने एक अपग्रेड करके एक फ्यूचरिस्टिक एक डिज़ाइन दिया है, वो एक लेबर को समझा के उससे कराना, ये अपने आप में एक चैलेंज रहता है। जो करवाते हैं वो जानते हैं कि इसको कैसे करना होता है। तो और इसके बाद या कई बार एक क्लाइंट भी होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अगर इंटरफेयरिंग हैं, उनको लगता है कि नहीं, आज डेली जब वो आइडियाज चेंज करना चाहते हैं, डेली जब एग्जीक्यूशन के बीच में करना चाहते हैं, तो वहाँ चैलेंज आ जाता है। जैसे मैम आजकल लोग बहुत कॉन्शियस हैं अपने एनवायरनमेंट को लेकर और इवन सेल्फ के लिए भी, and they are even ready to put the investment in that. So ऐसा क्या हम being an interior architecture designer या in this field हम ऐसा क्या provide कर सकते हैं जो economical भी हो, जो हमारे नेचर को बेसिकली प्रिक्योर कर पाए, उसको सेव कर पाए। सो व्हाट आर द टेक्निक्स और समथिंग दैट वी कैन प्रोवाइड? इसके लिए जो मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन करने का तरीका है वो है सस्टेनेबल बिल्डिंग्स। आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग हम लोग जो डेवलप करते हैं। इसमें क्या है, सारे नेचुरल एलिमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं, जो फॉर एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कॉमन है, बहुत लोगों ने सुना है। सोलर पैनल, जिस पे गवर्नमेंट भी अब सब्सिडीज भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में दे रही है, तो उसमें हम लोग काम कर सकते हैं। इनफैक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको बहुत कम लोग वो करते हैं, कि हम जिस एरिया में काम करें, क्योंकि हम लोग पैन इंडिया लेवल पे काम करते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जिस एरिया में हम इंडिया के काम कर रहे हैं, हम वो स्पेसिफिक जो मटेरियल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टोन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम राजस्थान में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ का स्टोन अगर हम यूज़ करते हैं, राइट। या अगर हम हिल स्टेशंस पे जब हम काम करते हैं तो वहाँ का जो नेचुरल जो प्रोडक्ट है, अगर हम उसी को यूज़ करते हैं तो हमारा लोडिंग अनलोडिंग ये सब चीज़ें बचता है। हम वेस्टेज को अपने डिज़ाइन एलिमेंट में जितना कंट्रोल करके चलेंगे, उतना हम अपने वेस्टेज को बचा सकेंगे, तो वो जो उससे हम नेचर को सेव कर पाएंगे। तो अगर इस मोड से हम लोग अपने प्रोजेक्ट में तो करते ही हैं कि हम बिल्कुल मिनिमम वेस्टेज को कंट्रोल करके चलते हैं, और टाइम भी इससे सेव होता है, और नेचर को तो हम हेल्प कर ही रहे हैं। तो अगर इस तरीके से अगर लोग काम करेंगे तो वो बहुत हेल्प करेगा इस तरीके। We can even save and we can even protect our environment. Exactly, हम नेचर अर्थ के लिए कुछ तो कर पाएंगे। So मैम, जैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इनके अलावा आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हैं। So एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में और एक प्राइवेट प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या फ़र्क है दोनों सेक्टर्स में, इन द डिज़ाइनिंग पार्ट स्पेशली? इसमें मुस्कान क्या होता है कि बेसिकली ज़्यादातर कमर्शियल हैं, या हम लोग उनके रेस्ट हाउसेस करते हैं, रेलवे के लिए करते हैं, PNB के लिए करते हैं, बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि ना बहुत लिमिटेड हमें एक मटेरियल लिस्ट होती है, गवर्नमेंट का अपना एक फिक्स नॉर्म्स होता है कि ये स्पेसिफिक कुछ मटेरियल ही उसमें यूज़ होंगे। तो हमें क्रिएटिविटी भी दिखानी है। बहुत सारी ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनको हमने रेनोवेट किए हैं, जिन पे हमने काम किए हैं, वो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, तो उसको हम बहुत एकदम कंटेम्प्रेरी आजकल लोग भी नहीं दे सकते, लिमिटेड मटेरियल में उसको हमें क्रिएटिविटी भी दिखानी है। तो वहाँ ये डिफरेंस आता है, ये चैलेंज थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। हाँ, ये चैलेंज बढ़ भी जाता है क्योंकि लिमिटेड टाइम फ्रेम में, और उसको फिर हमें कंप्लीट कराना है, ये रहता है। राइट, सो आजकल मॉडर्निज्म भी है, सो इवन दे आल्सो फाइनलाइज विद द 3Ds आल्सो। हाँ, सो 3D प्लेज अ मेजर रोल। 3D डेफिनेटली, क्योंकि वो 3D एक्चुअली हमेशा हेल्प करता है ना, वो चाहे वो उससे कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट या ऐसा कोई सेक्टर नहीं स्पेसिफिक है। 3D से क्या है कि वो आप विजुअलाइज कर पाते हो, आप मतलब आपको, जैसे हम डेली काम कर रहे हैं, हमें आइडिया है कि जो अगर ये 2 लाइनें भी हमने बनाई है उसका मतलब क्या है, राइट।
क्योंकि वी आर टेक्निकल पीपल। लेकिन जो लेमैन है, जिसको नहीं पता है विजुअलाइजेशन, एग्जैक्टली, तो वो विजुअलाइज कैसे करेगा? वो 3D देख के हाँ उसको लगेगा कि हाँ ये ऐसा बनने वाला है, तो वो हेल्प तो डेफिनेटली करता ही है। आपके जैसे 25 इयर्स के जर्नी में इन योर करियर, सो कभी ऐसा रहा है कि चीज़ें प्लान नहीं चली हो, कभी जैसा आपने स्ट्रैटेजिकल करा हो वो उस तरीके से ना वर्कआउट हो पाया हो, सो आपने उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया? बिकॉज इट इज ह्यूमन टेंडेंसी, थिंग्स हैपन लाइक दिस, सो हाउ डिड यू हैंडल देम? बहुत बार होता है कि जैसा हम प्लान करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। ऐसे अगर मैं बताऊं तो हाँ, एक एक्चुअली हम एक एकेडमी भी रन करते हैं इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनर्स के नाम से, जिसमें हम प्रोफेशनल्स को ट्रेन करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था। तो इसको मैंने स्टार्ट किया 2019 में। वो कहीं मेरे हार्ट के बहुत पास था कि मुझे एकेडमी भी रन करनी है, सो दैट जो एक्सपीरियंस मेरा है वो मैं लोगों को दे सकूं और इस इंडस्ट्री को हेल्प आउट कर सकूं। 2019 में उसको हमने प्रॉपर उसको इनॉग्रेट किया और अच्छा रनिंग वो चल रहा था इंस्टीट्यूट। 2020 में लॉकडाउन लग गया और एक्चुअली वो बड़ा चैलेंजिंग था। इतना पेंडेमिक लगा, किसी को भी नहीं पता था कब होगा वो, और ऑलरेडी हम एनरोल कर चुके थे उन स्टूडेंट्स को, तो उन स्टूडेंट्स को बीच में हम छोड़ नहीं सकते थे और उनको कैसे पढ़ाएं, क्लासेस नहीं थी। और सबसे 2-3 सेक्टर ऐसे रहे हैं जिसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है पेंडेमिक का। एक जैसे ट्रैवल को रहा है, फूड इंडस्ट्री को रहा है, होटल्स को रहा है और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एजुकेशंस को भी रहा है। सब अलग अलग जगह पे थे, लाइक एक डिस्टेंस पे कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते थे, मिल भी नहीं सकते थे, कोई एक्सप्लोर करने का कोई वो मोड नहीं था। फिर हमने क्या किया, उसको एक्सप्लोर किया और उसको ऑनलाइन मोड पे लेके आए। इनिशियली शायद वहाँ से एक उसको मैं पॉजिटिव भी आज की डेट में लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम हमने ऑनलाइन क्लासेस में जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया और बाद में बहुत टाइम के बाद जो रेगुलर क्लासेस भी हुई और सारी चीज़ें टचवुड वेल हो गई। लेकिन उसके बाद बहुत सारे जो डिस्टेंस है हमारे, लाइक इंडिया के बाहर से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और पैन इंडिया में भी अलग अलग जोन से हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स लोग हैं जो पढ़ते हैं, जो अपग्रेड करते हैं अपने आप को। तो वो उस ऑनलाइन उस टाइम के एक्सपीरियंस से उसको हम लोग आज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे हम करा लेते हैं। राइट, सो रिलेटेड टू दिस, इफ समबडी इज लाइक unsure about their career, so बच्चा हो, adult हो, anybody can learn this education, we know interior architecture, so जो unsure है अपने career को लेके, how do you aspire them, like how, what trainings and what all the statements that you can say जिनसे वो aspire, particular for the interior? Okay, तो उसमें देखो हम क्या रहता है, अभी भी हमारे पास अगर कोई स्टूडेंट आता है या हमसे अगर कोई लाइक नॉर्मली अगर कोई मशवरा भी लेना चाहता है कि इंटीरियर के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसमें कितना वास्ट है, देखो ये ना फैसिनेट बहुत लोगों को करता है। ओनली रीज़न इज़ मनी, क्योंकि इसमें लोगों को लगता है बहुत पैसा बनाने के लिए बहुत स्कोप है, बहुत काम है, नो डाउट है। लेकिन मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि किसी भी, इनफैक्ट सिर्फ इंटीरियर ही नहीं, अगर किसी और प्रोफेशन को भी आपको करियर बनाना है तो सबसे पहले उसको ना थोड़े दिन तक उसको इंस्टेंट डिसाइड कभी भी किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए। यानी कि अगर आपको आज मुझे मन करा है कि फॉर एग्जाम्पल कुकरी अगर मुझे कुछ ज्वाइन करना है या कुछ भी मुझे करना है, तो थोड़े दिन मुझे देखना चाहिए कि 1 month, 2 month, 3 month उसके लिए क्या एग्जैक्टली कि अभी भी मेरा उतना ही पेस से मन है। अदरवाइज देखो एजुकेशन में एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। क्या डिफॉल्ट है कि लोग एडमिशन बहुत लेते हैं, राइट? हर साल हर एडमिशन हर कोर्सेज में बच्चे जाते हैं और उसके बाद इवन कॉलेज में भी, ठीक है, उसके बाद जाते हैं, थोड़े दिन पढ़ते हैं, उनको लगता है नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं करना था, और दे जस्ट ड्रॉप आउट। क्या होता है? टाइम, एनर्जी, मनी, वो सारी चीज़ें आप वेस्ट करते हो अपने पेरेंट्स की या अपनी खुद की भी। तो आई सजेस्ट कि किसी को भी अगर किसी भी प्रोफेशन में कुछ करना है, दैट इज़ फॉर द जनरल, नॉट फॉर द इंटीरियर पर्टिकुलर। उसमें तो हम बिना इंटरव्यू लिए या क्वेरीज किए बिना तो हम कभी भी एडमिशन देते ही नहीं, राइट? तो उसमें तो हमारा वैसे भी हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए इट्स एन लॉन्ग प्रोसेस, हर एक को एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे लिए एज मैटर करती ही नहीं है, हमारे लिए ना जेंडर मैटर करता है, ना डिस्टेंस मैटर करता है, सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है कि कितना जेन्युइनली आप इसको इतना दिल से करना चाहते हो, इतनी शिद्दत से करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। और आज नहीं, जब उसमें डाउनफॉल आएगा, क्योंकि हर प्रोफेशन में डाउनफॉल आएगा, कभी भी ऐसे पीक कभी जाता ही नहीं, दैट्स अ पार्ट। अगर बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो अप्स एंड डाउन, इट्स लाइक अ कर्व भी, तो ऊपर नीचे रहेगा। तो जब वो नीचे जाएगा, जब वो डिप डाउन करेगा, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? तब आप भागोगे तो नहीं ये सोच के कि मुझे अब नहीं करना था, मुझे तो ये नहीं करना, मैं कुछ और करूंगा। सबसे ईजी लोगों को यही लगता है कि अगर एक चीज में सही नहीं बैठ रहा है तो छोड़ यार, ये नहीं, कुछ और करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो एक चीज लर्न कर ली और अच्छे से सोच के करो, फिर उसको मत छोड़ो,
फिर वो ऐसा कुछ नहीं, हर प्रोफेशन में आज ऐसा बनता इंटरेस्ट है और कल कल इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसलिए पहले ही उसको अच्छे से सोच लो। ये मैं सभी, इनफैक्ट जब मैं स्कूल्स या कॉलेजेस में जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं वहां भी बच्चों को यही बोलती हूँ कि कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है, कुछ हर फील्ड में पैसा है, हर फील्ड में ग्रोथ है। अब तो इतना वास्ट है ना, आप आईटी ले लो, एआई ले लो, बहुत सारा इतना वास्ट इंडस्ट्री है। और हमारे जो ओल्ड जो हमारे वर्जन्स थे, हमारे जो प्रोफेशंस के, वो सब हैं। तो हर प्रोफेशन में आप ग्रो कर सकते हो, लेकिन आप किस चीज़ के लिए बने हो ये फाइंड आउट कर लो। और जब आप फाइंड आउट कर लोगे तो फिर तो पीछे मुड़ने के देखने की जरूरत ही नहीं है। फाइंड आवर वे। एग्जैक्टली। मैम जैसे आजकल एआई का जमाना है, एवरीवन नोज अबाउट इट, सो फिर भी एक क्लाइंट लाइक क्यों एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर करना है, क्लाइंट के मन में हमेशा ये रहता है इंटीरियर डिजाइनर क्या एक वैल्यू एडिशन ऐड करता है, प्लीज टेल। ये बहुत लोगों को, जनरली बहुत लोगों को लगता है कि एक एक्स्ट्रा हम अपना खर्चा क्यों बढ़ाएं ये करके कि एक डिजाइनर को हम और हायर कर दें, ऑलरेडी हम अपने प्रोजेक्ट पे इतना लगा रहे हैं, राइट। लेकिन पता है क्या होता है कि बहुत सारे वेज से आपको एक डिजाइनर हेल्प करता है। कैसे करता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक प्लॉट है, आपको ये लगता है किसी से भी हम 5,000 10,000 रुपए ऐसे कुछ भी देके अगर हम अपना मैप बनवा लेंगे, बस उसकी ही जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्या उसके बाद तो मेरे पास मेरे कारपेंटर है, मेरे पेंटर है, मेरे बाकी सारे लोग हैं, वो अपने आप ही कर देंगे। सबसे ज्यादा हेल्प आउट हमें पेंटेक्स कर रहा है, गूगल कर रहा है, एआई हैं बहुत सारे कि हाँ एआई के थ्रू फोटो लिया वो अपने आप डेवलप कर देगा कि ये ऐसे बनना है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, नंबर वन देखो, पेंटेक्स पे आप बहुत सारी चीजें देखते हो, आप भी देखते हो, मैं भी देखती हूँ, या बहुत सारे लोग देखते हैं। लेकिन हमें ये नहीं वो बताता कि जो स्पेस मेरा है, राइट, जो मेरा रूम साइज है, उसमें वो चीज आएगी नहीं आएगी, राइट, वो फिट होगी या नहीं होगी। आपने क्या ऐसा नहीं सुना कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमने एक बार वो करवाया था, पेंट कलर करवाने के बाद अच्छा नहीं लगा, वी जस्ट चेंज इट। कर्टन्स हमने लिया था, वहां लगने के बाद अच्छा नहीं लग रहा, वी जस्ट चेंज इट। क्यों? क्योंकि एक प्रोफेशनल आपको प्री बताता है कि ये आपके यहाँ जाएगा या नहीं जाएगा। वो लॉजिकली काम कर रहा है, वो फंक्शनैलिटी पे काम कर रहा है, वो कैलकुलेशन बेस्ड काम कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिसको लोग कभी भी नहीं वो करते कंसिडर, कि ये भी शायद एक कॉस्ट ऐड करता है। क्या करता है? एक जैसे सपोज आप क्लाइंट है, आपने अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, राइट, आपको लगा कि मैं सपोज इसमें मैं 50 लाख या मैं कुछ एक अमाउंट लगाने वाला हूँ, मेरा घर बन जाने वाला। अब उसके बाद क्या होगा, आपको वो नहीं पता कि जो टोटल अमाउंट आप उसमें अज्यूम करके चल रहे हैं, उसमें आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ माइलस्टोन्स है, राइट। अगर मैं एक वो घर बना रही हूँ तो मुझे उसका कुछ पार्ट एक सिविल में भी लगाना है, सिविल में भी उसका मटेरियल भी आएगा, उसका एग्जीक्यूशन भी रहेगा, लेबर कॉस्ट भी जाएगा, फिर उसके बाद में उसका इंटीरियर फेजेस आएंगे जिसमें वुड वर्क रहेगा, पेंट रहेगा। तो देयर आर नंबर ऑफ फेजेस, राइट। तो किस फेज में कहाँ पे कितना जेन्युइनली आपको खर्च करना है, कितना स्पेंड करना है, इसके डिविजन्स नहीं पता चलती। मेरा ओन पैसा है, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये भी लगा लिया, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने बहुत अच्छा लगा लिया। लेकिन एट द एंड बाद में बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि बाद में जब वो फिनिशिंग के टाइम तक सारा पैसा वो खर्च कर चुके होते हैं, या उनको लगता है कि वो ओवर बजट चले गए। मेजरली प्रोजेक्ट में आप कभी देखोगे, लोगों से कभी डिस्कस करो तो वो यही बोलेंगे यार ओवरली हमने स्पेंड कर दिया, ये इतना नहीं इतना लगना था। दूसरा क्या होता है कि टाइम फ्रेम, हम काम कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन से काम कर रहे हैं, राइट, कि अगर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में फॉर एग्जांपल 6 to 7 मंथ लगते हैं, तो 6 to 7 मंथ में हम उसको हैंड ओवर कर देंगे विद ऑल द फिनिशेस, राइट। लेकिन क्या है, अगर आपका अपना चल रहा है तो ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों करते करते 1.5 साल 2 साल तक मैंने ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जो चलते रहते हैं, डबल से भी ज्यादा। एग्जैक्टली। अब इसको ऐसे मनी वाइज अगर आप कैलकुलेट करो तो इन्फ्लेशन होता है, राइट। जो चीज आज जो मेरी कॉस्ट है वो 6 महीने तक एक कॉस्ट रहती है, लेकिन वो 1.5 साल 2 साल बाद उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो आपने क्या किया, जो आपने एक अमाउंट अपने प्रोजेक्ट के लिए रखा था, आपने उसको खर्च करके आपने उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो लोग कभी कंसिडर ही नहीं करते, यानी कि आप अगर उसमें खुद काम कर रहे हो, राइट, आपने किसी को हायर किया, आप फ्री हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप उसके लिए कंप्लीटली फ्री हो, राइट, आपका अपना इनपुट उसमें नहीं लग रहा। देखो, आप ये तो मानोगे कि हर इंडिविजुअल की अपनी एक वैल्यू वेटेज होती है, डेफिनेटली, राइट। अगर आप कर रहे हो तो आपका भी एक पर डे पर आवर का कोई एक चार्ज है जो आपका वैल्यू एडिशन कर रहा है, राइट। अगर आप डेली अपना 1.5 साल तक अपना घर खुद खड़े होकर बनवा रहे हो, और आप जो काम स्पेसिफिकली आपको करना चाहिए, आप उसमें हिंड्रेंस आ रही है, आप जो उसको कर पाते वो नहीं कर पा रहे, तो मैं बहुत बार अपने क्लाइंट को हंसती हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा खर्चा बहुत ज्यादा है, तो आप ये देखो कि आपका अपने बजट में आपने फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमें तो वो भी आता है ना कि इतने बजट में आपका काम कर देंगे, डेफिनेटली, बिकॉज मटेरियल से तो कॉस्ट बढ़ने वाली है, राइट। तो हमें पता है कि सेम अगर आपको गुड क्वालिटी चाहिए तो उसमें ये लगाएंगे तो उसके बाद आपका ये अच्छे से बन जाएगा विद इन दिस कॉस्ट, राइट। वी हैव स्पेस फॉर ऑल। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि इतना वास्ट मटेरियल है,
मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है। तो वहाँ अगर हम लोग उसको बढ़ा रहे, मतलब उसको हम लगा रहे हैं, तो उसमें हम कंट्रोल करके उसको कॉस्ट को कर लेंगे। लेकिन मैं बहुत बार ये कहती हूँ कि आप एक काम करना, अपना पर आवर का कैलकुलेशन करना, फिर देखना आपने कितना महंगा घर बनाया। तो ये बहुत बार लास्ट में लगता है। तो इसलिए बेटर है कि आप एक क्लाइंट को और अच्छे से आप उनसे डिस्कस कर लीजिए और किसी को हायर कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर डीवाई करके हर कोई अपना ट्रीटमेंट कर रहा होता, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। हम अपने अगर कहीं पे लीगली किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम खुद ही चले जाते। ऐसा नहीं होता। हर प्रोफेशन के लिए यहाँ पे लोग हैं और मुझे लगता है उनको हायर करना चाहिए। तो आप अपना पीस ऑफ माइंड, एनर्जी, टाइम, ये भी बहुत प्रीशियस है, लोगों को लगता ही नहीं है। आप ये सोचिए, अगर आप अपना घर बनाने के लिए 8 से 10 महीने या 1 साल तक अगर आप सब कुछ छोड़ के अपने घर के साइड पे ही खड़े रहे हो, तो फिर उतने दिन तक आपके बच्चों की स्टडीज हैं, आपके बच्चों को जो टाइम दे रहे हो, वो एनर्जी, तो वो कैसे करेंगे? तो इस तरीके से हम वैल्यू एडिशन कर एग्जैक्टली इस तरह से कर पाते हैं। और एक और चीज भी रहती है, मैंने बहुत लोगों को ये भी एक्सपीरियंस किया है कि मतलब मेरे साथ तो खैर वो कम होता है, लेकिन जनरली मैंने और भी जो स्पेशली जो मेरे जूनियर डिजाइनर्स हैं या जो बाकी लोग हैं, उनसे जब मैं डिस्कस करती हूँ, वो ये भी कहते हैं कि मैम क्लाइंट हमें हायर तो कर लेता है, लेकिन क्या फिर बाद में वो खुद ही आइडिया देते रहते हैं कि अब ऐसा नहीं वैसा करना है, वैसा नहीं वैसा करना है। देखो, इसमें ना मैं एडवाइस करूंगी क्लाइंट को भी कि आपको, देखो ऑब्वियसली अब क्लाइंट साइड से अगर मैं देखूँ तो क्लाइंट ये कहेगा कि देखो हमारा तो अपना एक प्रेमिसेस बन रहा है, इतना वैल्यूएबल है, हम इतना खर्चा कर रहे हैं, तो वो तो हमारा ओन है ना, तो वी कैन गिव द इनपुट। लेकिन वहाँ मैं एडवाइस करूंगी, ये जनरली सभी के लिए है, कि आप क्या करो, किसी भी प्रोफेशनल को अगर आपको हायर करना है ना, आप एक नहीं 10 डिजाइनर से मीटिंग करिए। आप, मैं कह रही हूँ 15 से करिए, जितने मर्जी से आपको एक्सप्लोर करना है। आप अच्छे से उसको बैकएंड से चेक करिए, अच्छे से बात करिए, जहां आपको ट्रस्ट हो कि हाँ ये बाकी सब में ठीक है, ये वो समझ पा रहा है, इसका वो IQ है कि जो मुझे चाहिए वो ये डिलीवर कर पाएंगे। उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आप इंटरवीन करेंगे ना, तो क्या होगा, उसका भी वो भी डिले होगा। अननेसेसरी एक चीज को एक बार करके 10 बार रेक्टिफाई करेंगे, डिले होगा, कॉस्ट बढ़ेगा और खामखा ग्रजेस डेवलप होंगे। तो प्रोफेशनल को उसके काम आते हैं, तो आई थॉट उन्हीं को करते रहने देना चाहिए। एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। आई होप ऑडियंस के हमारे बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेरीज आज रिजॉल्व हुए होंगे, even including me also. So next video will be on Vastu. So if you all have any questions related to interior architecture, you can please comment us down and also subscribe to our channel. Thank you.